गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट एंड रेस्पेक्टेड पर्संस। आज दिन रविवार 18 जनवरी और आज की क्लास में हम फिर लेकर आए हैं ट्वेल्थ केमिस्ट्री की कुछ आईएमपी रिएक्शन। बोर्ड एग्जाम 2026 स्टार्ट होने में कुछ दिन बाकी है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ट्रायंगल कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें और इसके साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल ट्रायंगल कोचिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो और आवश्यक जानकारी उपलब्ध होती रहे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने जो है कि राहुल का नियम और कुछ डेफिनेशंस जो आईएमपी थी एग्जाम के हिसाब से उनको जाना था। आगे हम उसी सेकंड चैप्टर में कुछ आईएमपी क्वेश्चन जो हो सकते हैं उन पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, मोल प्रभाज के बारे में। मोल प्रभाज क्या होता है? ठीक है, मोल प्रभाज किसी विलयन का मोल प्रभाज क्या होता है? हमने बताया था विलयन में विलय और विलायक दो चीजें होती है। कोई भी विलयन बनता है तो उस विलय और विलायक दो घटक होते हैं जिससे मिलकर विलयन हमें प्राप्त होता है। ठीक है, मोल प्रभाज है विलय या विलायक के मोल, विलय या विलायक के मोल बटे विलयन के मोल। मोलों की संख्या। ठीक है, ये मोलों की संख्या होती है, ऊपर विलय या विलायक और नीचे विलयन के कुल मोलों की संख्या है। ठीक है, तो विलय के मोल प्रभाज के लिए फॉर्मूला बनता है। अगर हमारे पास में विलय को हमने बी से दर्शा दिया, विलायक को ऐसे दर्शा दिया, तो एक्स बी बराबर एक्स से दर्शाते हैं मोल प्रभाज। एक्स बी बराबर विलय का मोल प्रभाज एक्स बी रहेगा क्योंकि बी से हमने विलय को दर्शाया। यहाँ पर विलय के मोलों की संख्या के लिए एन बी बटे एन ए प्लस एन बी, ये विलय का मोल प्रभाज के लिए फॉर्मूला रहेगा। और विलायक के मोल प्रभाज के लिए एन ए बटे एन ए प्लस एन बी। ठीक है, जब विलायक का मोल प्रभाज निकालना है तो एक ऊपर लिखना है और नीचे टोटल दोनों का योग रहेगा, और जब विलय का निकालना है तो एन बी ऊपर लिखना, आपको टोटल नीचे रहेगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, उस पर हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, अगर मोल प्रभाज की डेफिनेशन आती है तो आपको लिखना है किसी विलयन में उपस्थित विलय या विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या का अनुपात मोल प्रभाज कहलाता है। ठीक है, चलिए दे रखा है हमें 54 ग्राम जल 58.5 ग्राम सोडियम क्लोराइड के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। 54 ग्राम जल है और 58.5 ग्राम सोडियम क्लोराइड एक विलयन बनाते हैं, तो इनका हमें जो है कि मोल प्रभाज ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं। देखो हमें दे रखा है जल की मात्रा दे रखी है, जल को विलायक बोल देते हैं हम, यहाँ पे विलायक है क्योंकि ये विलय करेगा। विलायक जल की मात्रा कितनी है? 54 ग्राम है। ठीक है, और विलय NaCl दे रखा है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, NaCl की मात्रा कितनी दी है हमें? NaCl की मात्रा यहाँ पर हमें दे रखी है 58.5। कितनी दे रखी है? 58.5। विलय NaCl की मात्रा 58.5। ठीक है, ये मात्रा या भार भी कह सकते हो आप इसे। ठीक है, तो विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या निकालेंगे हम। विलय के मोलों की संख्या, विलय क्या है? NaCl, तो इसका भार बटे अनुभार आ जाएगा, भार बटे अनुभार। ठीक है, तो देखिए विलायक का भार दे रखा है 54 ग्राम, विलय का भार दे रखा है 58.5। तो NaCl में विलय के मोलों की संख्या है, तो उसका भार NaCl का भार लेंगे और बटे में अनुभार। NaCl का भार क्या है हमारे पास में? NaCl का भार है 58.5। ठीक है,
और अनुभार Na+Cl है, दो चीजें हैं इसमें, इसका 23 होता है और क्लोरीन का 35.5 होता है अनुभार, तो ये हो जाएगा टोटल 58.5 ही आएगा। कितना आएगा इसका अनुभार? 58.5। तो 58.5 से 58.5 वन टाइम में हो गया। ठीक है, तो विलेय, तो NaCl के विलेय के मोलों की संख्या 1 है। ठीक है, ये Nb का मान है, किसका? Nb का मान। ठीक है, उसके बाद में आपको दे रखा है H2O। विलायक क्या है? H2O। विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या निकालोगे आप, विलायक के मोलों की संख्या। ठीक है, विलायक के मोलों की संख्या निकालने के लिए भार बटे अनुभार, वही फार्मूला। तो जल का भार क्या है? भार दे रखा उन्होंने H2O का यहाँ पे 54 ग्राम। ठीक है, 54 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीजें हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। दो हाइड्रोजन है। ठीक है, दो हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन का भार होता है एक ही, तो दो है तो 2 इंटू 1 हो जाएगा। दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन है, 2 इंटू 1 हो जाएगा। प्लस ऑक्सीजन के लिए 16 होता है, 16 और 2 कितने हो गए? 18। इसका भार आएगा, अनुभार आएगा 18। ठीक है, ये जो लिखा है हमने यहाँ अनुभार लिखा है। ठीक है, ये अनुभार है। ठीक है, NaCl का अनुभार 58.5 है और जल का अनुभार 18 है। 18 दिया 54, तो इसके मोलों की संख्या जो आई, Na का मान आया हमारे पास 3। तो हमें पता है विलेय का मोल प्रभाज बताना है, तो XB के लिए फार्मूला, यानी NaCl का मोल प्रभाज, मोल प्रभाज, NaCl का मोल प्रभाज निकालोगे आप, तो XB बराबर Nb का मान रख दोगे ऊपर, Nb बटे Na+Nb, ये फार्मूला लगा दोगे। तो Nb का मान है आपके पास में 1 बटे नीचे 1+3, 1/4 आ गया। ठीक है, पॉइंट में भी बदल सकते हैं इसका मोल प्रभाज, यही ये भी रख लिख सकते हो आप। उसके बाद दूसरा हमें दे रखा है, दूसरा दिया H2O का मोल प्रभाज। H2O विलायक है, H2O का मोल प्रभाज X ऐसे दर्शा दोगे आप। ठीक है, Na बटे Na+Nb। अब जो है कि Na वाला की वैल्यू पे ऊपर आ जाएगी 3 और नीचे 1+3, तो 3/4। ठीक है, तो इस तरह आप मोल प्रभाज निकाल सकते हैं। इस तरह का न्यूमेरिकल मोल प्रभाज से रिलेटेड एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए आगे हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपको ये जो है कि टेलीग्राम चैनल पर भी हम इसका PDF भेज देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, जल में ऑक्सीजन का विलयन 32% है, विलयन में जल एवं ऑक्सीजन के का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। ठीक है, जल में ऑक्सीजन O2 का विलयन दे रखा है 32%, तब विलयन में जल एवं ऑक्सीजन का मोल प्रभाज बताना है। ठीक है, सेम सेम यही प्रोसेस रहेगी। आपको यहाँ पे जो 32% वैल्यू दे रखी है, तो आपको 32 ही रखना है यहाँ पर ऑक्सीजन के भार में। ठीक है, ओके। और बाकी बचा कितना? 68%, वो जो है कि 68% जल का अनुभार में भार में रखा जाएगा। ठीक है, आप इसको करके देखना। आगे अगली डेफिनेशन है हमारे पास में मोल, मोललता। ठीक है, मोलरता और मोललता दो चीजें हैं। ठीक है, मोलरता और मोललता हम इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। मोलरता क्या होती है? ठीक है, मोलरता क्या होती है? मोलरता है किसी विलयन के, किसी विलयन के 1 लीटर विलयन में उपस्थित मोलों की संख्या, या ग्राम अणुओं की संख्या भी कहते हैं। मोलों की संख्या, मोलरता है। ठीक है, इसे कैपिटल M से दर्शाते हैं और इसके लिए फॉर्मूला है WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू V। ठीक है, जहां पे WB विलेय सोल्यूट का वेट है। ठीक है, सोल्यूट का वेट है, विलेय का भार है, और MB विलेय का अनुभार है, और V विलयन का आयतन है, M मोलल। ठीक है, मोललता है दूसरी चीज, इनमें बस आयतन और भार का डिफरेंस है। मोललता किसी विलायक के, किसी विलायक के 1000 ग्राम
किसी विलियन के 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित, ठीक है, किसी विलियन के 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित मौलों की संख्या, विलायक 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित मौलों की संख्या, मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। मोललता कहलाती है, इसे स्मॉल एम से दर्शाते हैं, ठीक है। स्मॉल एम के लिए फॉर्मूला है डब्ल्यू बी इंटू 1000 ऑन एम बी, यहाँ पे डब्ल्यू आ जाएगा, ठीक है। डब्ल्यू ए विलायक का भार है, ठीक है, इसमें विलायक का भार दिया है, वहाँ विलियन का आयतन है, कितना चेंज है बस, ठीक है। ओके, तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आते हैं एग्जाम में, ये दोनों डेफिनेशन एग्जाम में अगर आती है तो आप लिख सकते हैं, इनमें अंतर भी आ सकते हैं, अब अंतर लिख सकते हैं। ये किसी इसकी डेफिनेशन हो जाएगी पहला अंतर में तो, कि किसी विलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोलरता है, और किसी विलियन के 1000 ग्राम लायक में उपस्थित मोलों की संख्या मोलरता है, ठीक है। इसमें इसमें जो है कि आयतन की प्रधानता है और इसमें भार की प्रधानता है, ठीक है। ये ताप से प्रभावित होती है, ये ताप से प्रभावित नहीं होती है, तो ये डिफरेंस भी आप लिख सकते हैं अगर आता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, मोलरता और मोललता में अंतर देखो। ये मोलरता और मोललता अंतर जो भी हम बता रहे थे कि किसी विलियन की मोलरता ताप के साथ परिवर्तित नहीं होती, जबकि विलियन की मोलरता ताप के साथ परिवर्तित होती है, ठीक है। इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी हम उनको सोल्व करते हैं। उस विलियन की मोललता ज्ञात कीजिए जिसमें 11.7 ग्राम NaCl को 500 ग्राम विलियन में घोला गया है, ठीक है। 11.7 ग्राम NaCl है जिसे 500 ग्राम विलियन में घोला गया है, तो हमें मोल इसकी हमें मोललता ज्ञात करनी है। चलिए इसको सोल्व करते हैं। विलेय का भार डब्ल्यू बी 11.7 ग्राम, ठीक है। NaCl का भार विलेय क्या है, NaCl इधर रखा हमें 11.7, एक बार हम इसको कंफर्म कर लें, 11.7, ठीक है, 11.7 ग्राम है और 500 ग्राम विलियन में घोला गया है, ठीक है। 500 ग्राम विलियन में इसको घोला गया है। उसके बाद विलियन का विलायक का भार, विलायक का भार, विलायक का भार डब्ल्यू से दर्शाते हैं हम इसको, इधर रखा 500 ग्राम, कितना दिया है 500 ग्राम। अब हमें इसका अनुभार निकालना पड़ेगा, NaCl का अनुभार, क्योंकि एमबी NaCl का अनुभार सोडियम प्लस क्लोराइड, तो सोडियम के लिए आप लिखोगे 23, उसका भी 35.5, इससे पहले वाले क्वेश्चन में निकाला था हमने 58.5, इसका अनुभार है। तो एम मोललता के लिए फॉर्मूला है डब्ल्यू बी इंटू 1000 बटे में एम बी इंटू डब्ल्यू ए। आप वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, डब्ल्यू बी की वैल्यू क्या रखेंगे आप, डब्ल्यू बी की वैल्यू हमारे पास 500, सॉरी 11.7, डब्ल्यू बी की वैल्यू हमारे पास 11.7 इंटू 1000 बटे में एम बी की वैल्यू रख दोगे आप, एम बी की वैल्यू अभी निकाली हमने 58.5 इंटू डब्ल्यू की वैल्यू रख दोगे आप, डब्ल्यू ए की वैल्यू हमारे पास में 500, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो चली जाएंगी, ठीक है। 5 गुना 10 होता है, 2 बार में कट जाएगा, 2 का गुना उधर कर देंगे, ठीक है। 5 से पॉइंट खत्म कर दो, ठीक है। 2 सत्ते 14, 2 दूना 4 और 1 5, और 2 दूना 4, सॉरी 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 214, 2 एकम 2 और 1 3, और फिर 2 एकम 2, 234 बटे 585, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे हम, इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 0.2, ओके, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। डिवाइड कर लेंगे इसको, इसलिए 0.2 आ जाएगा, ठीक है। सॉरी 0.4 आएगा, उसको जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.4, ठीक है। 0.4 ये आपकी मोललता आ जाएगी इसमें, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगले में भी हमें जो है कि मोललता ज्ञात करना है। सेम क्वेश्चन है, आप इसको लगा सकते हैं। 7.45 ग्राम 7.45 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को 250 ग्राम जल में घोला जाता है, विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। तो आप इसको लगाइए और आप इसका आंसर जो भी आता है वो हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है। या कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कीजिए, हम इसका जो है कि सॉल्यूशन भी ला दें। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, मोललता के बाद में आगे बढ़ते हैं। राउट का नियम, ये भी हमने इससे पहले वाली क्लास में इसको क्लियर कर दिया कि किसी जब कोई विलायक में अवाष्पशील विलय मिला देते हैं तो उसके तो विलय का जो मोल प्रवाह है वो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन के बराबर होता है, ठीक है। ये राउट का नियम हमने इससे पहले वाली क्लास में की। इसकी कुछ सीमाएं राउट के नियम की आपको नहीं आती तो आप उसको भी नोट कर सकते, ये भी नोट कर सकते हैं। ये सीमा है, राउट का नियम तनु विलयन के लिए मान्य है, शांत विलयन राउट के नियम से विचलन दर्शाता है, ठीक है। ये केवल तनु विलयन के लिए लागू होता है, शांत में जो है कि विचलन दर्शाता है। धनात्मक और ऋणात्मक दो प्रकार का विचलन भी है। विद्युत अपघट के विलयनों पर राउट का नियम लागू नहीं होता। विद्युत अपघट के जो विलयन है उन पर राउट का नियम लागू नहीं होगा। यह नियम नियम केवल अवाष्पशील विलय विलय के लिए विलय के विलयनों पर लागू होता है, ठीक है। केवल अवाष्पशील विलय के लिए है, वाष्पशील विलय के लिए नहीं है। इसमें ताप स्थिर रहना चाहिए। यह नियम केवल आदर्श विलयनों पर ही लागू होता है, अनादर्श विलयनों पर नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एक शॉर्ट क्वेश्चन जो कि आईएमपी हो सकता है 2 नंबर में, हेनरी का नियम, ठीक है। 3 नंबर में भी पूछा जा सकता है। इस नियम अनुसार क्या होता है, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता उसके दाब के अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक है, ये लिखा है। स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता उस गैस के दाब के अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक है। यदि गैस का दाब यदि गैस का दाब P है और जो गैस विलय की जा रही है उसका द्रव्यमान M है तो M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V P सॉरी M समानुपाती P, ये हेनरी नियम है, ठीक है। गैस की द्रव में विलेयता उसके दाब के, तो M बराबर करने के लिए आप KHP, ठीक है, K भी लेते हैं, कैसे भी आप ले सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। KHP जहाँ है, KH हेनरी नियतांक कहा जाता है इसको, ठीक है। हेनरी के नियम है ये, और हेनरी के नियम की दो सीमाएं भी हैं, ठीक है। हेनरी के नियम की सीमाएं क्या है, हेनरी का नियम केवल आदर्श गैस के लिए लागू मान्य है। हेनरी का नियम केवल आदर्श गैस के लिए मान्य है, ठीक है। और हेनरी का नियम इन गैसों पर लागू होता है जब विलयन से कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं करती। इसमें विलयन का दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए और विलयन का ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये 4 सीमाएं हैं जो आपको ग्रुप में भी सेंड कर दी जाएंगी। इसके कुछ अनुप्रयोग हैं हेनरी के नियम किसी, ठीक है। हेनरी के नियम के कुछ अनुप्रयोग हैं, ठीक है। पहला क्या है, पहला अनुप्रयोग, हेनरी के नियम का पहला अनुप्रयोग हमें दे रखा है, शीतल पदार्थों के उत्पादन में इसी का सोडा जल और शीतल पेय पदार्थों में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता बढ़ाने के लिए इन पदार्थों का अधिक दाब पर बोतल में बंद किया जाता है, ठीक है। जो जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स आते हैं उनमें इस रूल का को फॉलो किया जाता है। इनमें जैसे आप जब भी कोई थम्स अप या कोका कोला की बोतल खोलते हैं तो आपको उसमें जो है कि तीव्रता से गैस बाहर निकलती है, उसके साथ कुछ लिक्विड भी आप हला देते हैं तो लिक्विड भी बाहर चला जाता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अधिक ऊंचाई के स्थानों पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम ऊंचाई यहाँ समतल स्थान की अपेक्षा कम होता है, ठीक है। जब ऊंचाई पर कोई व्यक्ति पहाड़ जैसे पर्वतारोही ऊपर जाते हैं, ठीक है, तो आंशिक दाब होता है वहां पे जो है कि वायुमंडलीय दाब में वायुमंडलीय दाब में परिवर्तन आता है, तो होता है यहाँ पर रहने वाले व्यक्ति रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, उनके रक्त में क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो गया, जिसके कारण शरीर कमजोर हो जाता है और उनके सोचने की शक्ति भी कम हो जाती है। इन लक्षणों को एनॉक्सिया कहते हैं। इस तरह की के लक्षणों को क्या कहते हैं हम, एनॉक्सिया, ठीक है। इसी प्रकार जब समुद्री गोताखोर समुद्र के अंदर ज्यादा गहराई तक जाते हैं तो अधिक दाब पर गैसों की घुलनशीलता का सामना करना पड़ता है उन्हें, ठीक है, समुद्र के, क्योंकि उनके रक्त में गैस घुल जाती है। चलिए तो अगला चैप्टर है हमारे पास में वैद्युत रसायन, ठीक है। वैद्युत रसायन रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसमें विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, या फिर जो है वैद्युत से रासायनिक ऊर्जा और रासायनिक से वैद्युत ऊर्जा में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, वैद्युत रसायन कहलाता है। और रसायन शास्त्र वैद्युत रसायन की खोज का श्रेय कैवेंडिश को जाता है, ठीक है। चलिए
तो हमारे पास में पहला है कॉलरास का नियम। पहला क्या है? कॉलरास का नियम। आईएमपी एग्जाम के हिसाब से कॉलरास के नियम में दे रखा हमें किसी विद्युत अपघट्य की अनंत अनुता पर विलयन की तुल्यांक की चालकता का मान विद्युत अपघट्य के धनायन और ऋणायनों की अनंत अनुता पर मोलर चालकताओं के योग के बराबर, और इसे कॉलरास का नियम भी कहते हैं। इसे कॉलरास का नियम कहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला दिया लैम्डा इन्फिनिटिव एम बराबर एक्स लैम्डा इन्फिनिटिव ए प्लस वाई वाई लैम्डा इन्फिनिटिव बी माइनस। ठीक है, ये फॉर्मूला दिया कॉलरास ने। ठीक है, जहां पर जो लैम्डा इन्फिनिटिव एम है, ये आणविक चालकता या मोलर चालकता भी बोलते हैं इसको, अनंत अनुता पर है, अनंत अनुता पर आणविक चालकता, आणविक चालकता। ठीक है, तो आप ये कथन नोट कर सकते हैं। और ये जो है ये कॉलरास का नियम हो जाएगा। और जो ये ए प्लस और बी माइनस से हमने दर्शाया है, ये धनायनों और ऋणायनों की चालकताएं हैं। ठीक है, अनंत अनुता पर, और एक्स वाई उनकी संयोजकताएं हैं। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जाम्पल भी हैं, अगर आप उन्हें भी नोट करना चाहें। एचसीएल के लिए, ठीक है, जैसे हम एचसीएल का अपघटन होता है, एचसीएल को जब भी आप अपघटित करोगे तो एच प्लस और सीएल माइनस दो में डिवाइड होगा, एच प्लस और सीएल माइनस में। तो इसकी जो चालकता रहेगी लैम्डा इन्फिनिटिव एच सी एल, आप उसे लिख सकते हो लैम्डा इन्फिनिटिव एच प्लस और लैम्डा इन्फिनिटिव सी एल माइनस, ये लिख सकते हैं। ठीक है, ये कॉलरास के नियम का उदाहरण में आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, इसके तीन अनुप्रयोग भी हैं, कॉलरास नियम के अनुप्रयोग भी हैं। दुर्बल विद्युत अपघट्य के अनंत अनुता पर मोलर चालकता का निर्धारण करने में। ठीक है, प्रबल और दुर्बल दो प्रकार के विद्युत विद्युत अपघट्य होते हैं। ठीक है, विद्युत अपघट्य क्या है? वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कोई ना कोई रासायनिक परिवर्तन अवश्य होता है, विद्युत अपघट्य। ठीक है, प्रबल और दुर्बल जो 100% लगभग 100% आयनित हो जाते हैं प्रबल है, और जो बहुत कम मात्रा में आयनित होते हैं वो दुर्बल है। ठीक है, प्रबल और दुर्बल दो प्रकार। दुर्बल दुर्बल विद्युत अपघट्य की अनंत अनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करने में कॉलरास के नियम का उपयोग होता है, और दुर्बल विद्युत अपघटन के वियोजन स्थिरांक को ज्ञात करने में भी, और वियोजन की मात्रा ज्ञात करने में भी, ये तीन अनुप्रयोग इसके आ सकते हैं, तो आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, यह जो है कि इसको आगे दिखाया भी गया है किस प्रकार इसका निर्धारण किया जाता है, और वियोजन स्थिरांक के लिए ये फॉर्मूला जो कि न्यूमेरिकल में अक्सर यूज होता है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास में संचालन। ठीक है, संचालन क्या होता है? नमी तथा वायु की उपस्थिति में धातुओं का अवांछित यौगिक को और ऑक्साइडों में बदलने की क्रिया को ही हम संचालन कहते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा बारिश के समय अगर बाहर चीजें पड़ी रहती हैं जो कि धातु से बनी है, लोहे से बनी है, तो उन पर जंग लग जाता है। ठीक है, वो खराब हो जाती है, और फिर धीरे धीरे जंग के कारण उस जंग को ही हम संचालन कहते हैं। तो उसकी डेफिनेशन यहाँ पर हम रसायन के हिसाब से लिखेंगे। ठीक है, जब धातुओं को वायुमंडल के संपर्क में रखा जाता है, वायुमंडल में उपस्थित गैसों तथा नमी की उपस्थिति से धातु धीरे धीरे नष्ट होने लगती है, इस प्रक्रिया को संचारण कहते हैं। ठीक है, संचारण की प्रक्रिया में धातु वायुमंडलीय गैसों से क्रिया करके ऑक्साइड, कार्बन, सल्फाइड आदि यौगिक का निर्माण करती है, जिसके कारण धातु का क्षय होने लगता है। ठीक है, संचारण के उदाहरण है चांदी की चमक का कम हो जाना। जब चांदी को नहीं लाते हैं हम, तब एकदम सफेद और चमकीली होती है, लेकिन धीरे धीरे वो जो है कि उसकी चमक कम होती जाती है, तो वो इसमें भी एक प्रकार का संचालन है। ठीक है, धातु तांबे की छड़ पर हरी परत का बन जाना, लोहे पर जंग लगना, लेड का अपना संरचना खो देना से। अब संचालन को समझाने के लिए अलग अलग सिद्धांत दिए गए। ठीक है, जिसमें से संचालन का विद्युत रासायनिक सिद्धांत प्रमुख है। ठीक है,
उसको हम संचालन का विद्युत रासायनिक सिद्धांत भी हम समझते हैं। ठीक है, ठीक है, संचालन का विद्युत रासायनिक सिद्धांत। ठीक है, तो संचालन का विद्युत रासायनिक सिद्धांत, इस सिद्धांत अनुसार जो शुद्ध लोहा है वो एनोड की तरह कार्य करेगा। ठीक है, जब दो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो वो Fe प्लस में बदल जाएगा। ठीक है, H2O प्लस हाफ O2, मतलब नमी और वायु विद्युत अपघट्य का कार्य करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो एक संचालन सेल का निर्माण होता है, ये एनोड है कहलाता है, ये कैथोड कहलाता है। ठीक है, ठीक है, लो सोन्स और हाई सोन्स। ठीक है, उच्चतम सांद्रता और निम्नतम सांद्रता। एक संचालन सेल बन जाता है। अब इस सेल पर होने वाली क्रियाएं, ठीक है, उनको जानते हैं हम। तो सर्वप्रथम एनोड पर क्या होता है? ठीक है, संचालन की अगर क्रियाविधि आती है तो आप इस टाइप से लिख सकते हैं, संचालन की क्रियाविधि। एनोड पर Fe दो इलेक्ट्रॉन त्याग कर, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया इससे, तो Fe दो प्लस में बदल जाएगा। ठीक है, Fe टू प्लस आयन। फिर H2O, वायु और जल, H2O जल प्लस वायु, विद्युत दो इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर ऐड हो जाते हैं, ठीक है, तो ये जो है कि आयन में बदल जाएगा। दो दो तो ऑक्सीजन है हमारे पास में, एक ऑक्सीजन ये, एक ये, और दो दो हाइड्रोजन, OH माइनस। ठीक है, तो F, ये कैथोड। ठीक है, फिर उसके बाद में कैथोड, जो Fe2 प्लस आयन है और ये 2OH माइनस आयन है, ये मिलकर जो है कि फिर हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, FeOH का होल 2। ठीक है, प्लस से माइनस। फिर FeOH का होल 2, इसके दो मॉलिक्यूल हो गया। ठीक है, ये H2O प्लस हाफ O2 की उपस्थिति में, नमी और वायु की उपस्थिति में, Fe2O3। ठीक है, Fe2 है हमारे पास में, और यहाँ से 4 है जिसमें से 3 आ गए। उसके बाद में XH2O। ठीक है, इस फेरिक हाइड्रोक्साइड बनता है। फेरिक ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड को ही हम क्या कहते हैं? जंग कहते हैं, जंग का ही फार्मूला है। ठीक है, Fe2O3 XH2O जंग के लिए फार्मूला है। तो ये संचालन की क्रियाविधि आप इन पदों में समझ सकते हैं। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संचालन से बचाव के उपाय भी पूछे जाते हैं। ठीक है, संचालन से बचाव के उपाय भी पूछे जाते हैं। 126 बैच में थे। ठीक है, आगे हमारे पास में फेराडे के विद्युत अपघटन के दो नियम है। ठीक है, फेराडे ने विद्युत अपघटन से संबंधित दो नियम दिए हैं। ठीक है, इससे पहले हमारे पास में दो डेफिनेशन भी हैं, कुछ डेफिनेशन जो आ सकती हैं, दो नंबर में IMP, उनको भी आप कंप्लीट कर लें। संचालन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? ठीक है, संचालन किन किन से प्रभावित होता है, वो भी चीजें हैं हमारे पास में। धातु की क्रियाशीलता अगर अधिक है तो संचालन अधिक होगा। अशुद्धियों की उपस्थिति, अगर अशुद्धियां अधिक हैं तो संचालन की दर बढ़ जाएगी।